तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज हम एक पटकथा पढ़ने वाले हैं। पटकथा पटकथा का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट। तो हम किसकी स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं? हम स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स की। अच्छा, तो वेव ऑप्टिक्स की स्क्रिप्ट पढ़ के हमें क्या पता लगेगा? देखो, क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं, कोई भी चैप्टर हम पढ़ने जाते हैं, तो अगर हमें उस चैप्टर की एक एक समरी पता चल जाए कि इस चैप्टर में हुआ क्या था, इस चैप्टर में हमें क्या मिलने वाला है, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, किस किस से मुलाकात होगी, किन किन साइंटिस्ट से मुलाकात होगी, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता चल जाए तो मज़ा आ जाता चैप्टर में। तो हम इसी की पटकथा पढ़ने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स। अगर वेव ऑप्टिक्स जो है, हमें ये पता लग जाए कि वेव ऑप्टिक्स एक तो फर्मली बेस्ड जो है वेव ऑप्टिक्स, वो बेस्ड है लाइट वेव्स पर। लाइट को एक वेव की तरह ट्रीट किया गया, तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी होगी, क्योंकि हम अक्सर पढ़ते आते हैं, हम 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाइट जो है एक पार्टिकल है, फिर 11th में लाइट एक वेव हो गई, फिर वेव पार्टिकल डुअलिटी पे आए। तो इसके पीछे कोई एक बहुत बहुत लंबी हिस्ट्री है। इस सारी चीज़ों तक हम पहुँचे कैसे? ये सारी चीज़ें कितनी कठिनाइयों से गुजर के हमारे पास एक एक माल आया वेव पार्टिकल डुअलिटी का। ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, इसके पीछे क्या क्या सब कुछ था? ये जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ था वेव पार्टिकल डुअलिटी के पीछे। और हम इधर से हम अपनी पटकथा शुरू करेंगे, और इधर से होते हुए ये सारे इन लोगों से मुलाकात करते हुए और हम डी ब्रॉगली साहब के पास पहुंचेंगे, जिन्होंने वेव पार्टिकल डुअलिटी की खोज करी थी, या एक तरीके से उन्होंने वेव पार्टिकल डुअलिटी का कंसेप्ट हम लोगों के सामने रखा था। जब मैं ये आपको बताऊंगा कि लाइट का इतिहास क्या था, हम लोग आज जो देखते हैं जिस तरीके से लाइट को, वो लाइट उस तरीके की है नहीं। लाइट हमेशा से एक कॉम्प्लिकेटेड विषय बना रहा है कि लाइट को हम किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ पटकथा अपनी। तो ये बात है कुछ 17th सेंचुरी की, यानी आज से करीबन 200, 300 या 400 साल पहले की बात है। 1600 से 1700 की बीच की बात है ये। लाइट की खोज जो है बहुत पहले हो चुकी थी। लाइट लोग पढ़ रहे थे, उसके आगे लाइट के बारे में लोग पढ़े जा रहे थे लगातार। तो 17वीं सेंचुरी के आसपास लोगों के पास ये 4 चीज़ें, ये आप देख रहे हैं, ये 5 चीज़ें लोगों को पता थी कि ये नोन फिनोमेना थे उस समय के 17th सेंचुरी के आसपास, कि लोगों को ये पता था कि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करती है, यानी सीधे सीधे जाती है। उन्हें ये नहीं पता था उस समय कि लाइट एक वेव भी हो सकती है, क्योंकि उस समय ऐसे कोई फिनोमेना नहीं थे। अक्सर होता क्या है कि जो भी सारे हम लॉज पढ़ते हैं, ये भी सारे जो लॉज होते हैं वो सारे एक्सेप्ट क्यों किए जाते हैं? लॉज वो ही सारे एक्सेप्ट किए जाते हैं जो उस समय के नॉन फिनोमेना को, जो लॉ उस समय दिया गया, जैसा अभी मैं बताऊंगा इसमें आगे, जो उस समय के नॉन फिनोमेना को, सारे नॉन फिनोमेना को एक लॉ एक्सप्लेन कर डाले, वही वाला लॉ पूरे वर्ल्ड वाइड लोग मानने लगते हैं। पूरी दुनिया में ये वाली चीज़ फॉर्मुलेट हो जाती है। तो उस समय 17th सेंचुरी के आसपास ये 5 प्रॉपर्टी लाइट की हम लोगों को पता थी। पहली, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, कि लाइट जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है, सीधे सीधे जाती है, वो कहीं नाचती घूमती हुई कहीं नहीं जाती, सीधे सीधे जाती है। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस एंड प्लेन सरफेसेस, ये भी उन लोगों को समय पता थी। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन वेरियस कलर्स में डिस्पर्जन हो जाना लाइट का, जैसा कि हम प्रिज्म में पढ़ते हैं आगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और हाई स्पीड। अब ये हाई स्पीड जो है, ये हाई स्पीड उस समय ये नहीं पता था कितनी हाई है। जैसा कि आज हम लोगों को पता है कि लाइट की वजह स्पीड जो है ना वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये भी एक अप्रॉक्सीमेट हमें याद है, ये हम अपनी कैलकुलेशन के लिए रख लेते हैं। थ्योरेटिकल जो निकाली थी वो हमारे मैक्सवेल बाबा ने निकाली थी। तो थ्योरेटिकल जो है 2.9 के समथिंग है, 2.998 के आसपास। तो उस समय अगर आप जाके पूछते किसी से कि भाई साहब ये बताओ कि लाइट की स्पीड कितनी है, तो आपको उस समय एक ही जवाब मिलता है, भाई साहब लाइट की स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बस ये मत पूछो कितनी ज़्यादा है। आप ये पूछते नहीं, तब भी बताओ भाई साहब लाइट की स्पीड है कितनी, फिर तब भी उसका यही जवाब होता कि भाई साहब लाइट की स्पीड पता नहीं है कितनी, लेकिन
बहुत तेज है, पलक झपकती चली जाती है, इतना पता पलक झपकती आ जाती है, इतना जरूर पता। तो हाई स्पीड, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ये 5 प्रॉपर्टी थी जो उस समय लोगों को पता थी कि लाइट ये सब कुछ कर सकती है। अभी आप ध्यान दीजिए, उस समय डिस्पर्जन का कोई फिनोमेना नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि डिस्पर्जन होता है, लाइट वेव भी डिस्पर्जन कर सकती है। वो बाद में आए थे हमारे साइंटिस्ट। इतने सारे साइंटिस्ट के साथ जो हम अभी हाथ मिलाएंगे, मिलेंगे इन लोगों के साथ, तो ये इन सबसे पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें आगे लोगों ने डिस्कवर की। लेकिन खैर 17वीं सेंचुरी के आसपास इतनी सारी चीज़ें हमारे पास थी। फिर उस समय एक साइंटिस्ट हुए स्नेल्स नाम के, 1621 के आसपास, 1621 के आसपास स्नेल नाम के एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने लोगों से कहा कि भाई साहब देखो, मेरे पास एक ऐसा लॉ है जिस लॉ का इस्तेमाल करके मैं ये वाली चीज़ें, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चारों चीज़ें जो है ना, मैं अपने लॉ से ड्राइव कर दूंगा, समझा दूंगा, मेरा लॉ इन चारों चीज़ों पर लग जाता है। तो बोले उनसे, भाई साहब 5वीं चीज़ का क्या? स्नेल्स बोले, भाई साहब देखो 5वीं चीज़ जो है वो उसकी मैं गारंटी नहीं देता हूँ, इससे अगर आप लोग निकाल सको तो निकाल लेना, लेकिन मैं नहीं निकाल पाया। मेरा लॉ जो है वो इन चारों पे बिल्कुल अच्छे से वैलिड होता है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझा देता है। और भी साइंटिस्ट हुए होंगे उस समय पे, किसी ने 2 चीज़ें समझा पाई होंगी, किसी ने 3 चीज़ें समझा पाई होंगी, किसी ने 1 चीज़ समझा पाई होगी, लेकिन स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चारों चीज़ें समझा दी। एक चीज़ रह गई, ठीक है भाई, एक चीज़ रह गई, बाद में पता लगा लें, कोई और पता लगा ले, लेकिन हमारे चारों का तो बंदोबस्त हो गया, 4 चीज़ों का बंदोबस्त हो गया। तो लोगों ने स्नेल्स को मानना चालू कर दिया और स्नेल्स ने अपना लॉ दे दिया स्नेल्स लॉ के नाम से, जो हम μ1 sin θ1 = μ2 sin θ2 के नाम से जानते हैं। 1621 गुजर गई, लोगों ने उस समय के बाद भी बहुत सारे फिनोमेना होते, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे फिनोमेना पर, इसकी स्पीड पता लगाने के लिए और फिनोमेना होते रहे। तो उस समय एक और साइंटिस्ट आए डेस्कार्ट्स नाम के, 1637 के आसपास आए डेस्कार्ट्स नाम के एक साइंटिस्ट, बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, कॉर्पस्कुलर मॉडल। वो एक फिलोसफिकल मॉडल था उनके हिसाब से, डेस्कार्ट के हिसाब से। उन्होंने कहा था, भाई साहब लाइट जो है ना, वो एक पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के एक पार्टिकल आगे जाते हैं, ऐसे बनी है लाइट। अब उनसे पूछा कि भाई साहब कोई एक्सपेरिमेंट बताओ जिससे आप ये कह सकते हो कि लाइट एक पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर शो करती है। बोले भाई साहब ये सब मुझसे मत पूछो, मैंने फील की है, मैंने ये बात जानी है, मैंने देखी है, तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको माननी हो तो मानो, नहीं तो फिर देख लो आप और दूसरा साइंटिस्ट ढूंढ लो। तो उनके पास उस समय लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा होगा, इसलिए आज इतिहास की किताब में डिस्कार्ट्स का नाम दर्ज है। फिर बाद में कहीं डिस्कार्ट्स की थ्योरी को और डेवलप किया गया न्यूटन द्वारा। 1660 से 1670 के बीच में न्यूटन ने उनकी कॉर्पस्कुलर जो मॉडल था उसे कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से आगे बढ़ाया। न्यूटन ने उसका साइंटिफिक प्रूफ दिया, न्यूटन ने डेस्कार्ट्स की थ्योरी का साइंटिफिक प्रूफ दिया और लोगों को उसे मानना पड़ा, तो डेस्कार्ट्स भी इस नाम से फेमस हो गए। इसी बीच में डेस्कार्ट्स जो आए थे 1650 से 1660 के बीच में, यानी 37 के करीबन 20 साल बाद एक और साइंटिस्ट आए हाइजेंस नाम के। और हाइजेंस भाई साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा भाई साहब लाइट जो है ना, वो बिल्कुल अलग बात कही। हाइजेंस ने कहा भाई साहब लाइट जो है ना वो वेव है। अब लोग लड़ पड़े, बोले आदमी पागल है भाई साहब, क्या बोल रहा है ये? स्नेल्स बोल गया, डेस्कार्ट्स बोल गया, इतने सारे आप ये चीज़ें देख रहे हैं और ये आदमी बोल रहा कि लाइट वेव है, ये कैसे हो सकता है? हाइजेंस बोला भाई साहब देख लो, लाइट जो है ना वो वेव है। और वेव उसने अपनी वेव थ्योरी दी हाइजेंस ने, जो हम वेव फ्रंट के नाम से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वेव फ्रंट सबसे पहले आएगा, उसके बाद और चीज़ें आएंगी उसकी। तो हाइजेंस ने बोला कि भाई साहब लाइट जो है वेव है, और उसने अपनी एक वेव थ्योरी दी। लाइट के कुछ फिनोमेना उस समय आ गए थे, तो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ये दोनों थ्योरी। अब हमारे पास 1660 तक हमारे पास पार्टिकल थ्योरी थी और वेव थ्योरी थी लाइट की। अब क्योंकि हाइजेंस उस समय इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, तो न्यूटन ने बाद में जो डेस्कार्ट्स की चीज़ें, कॉर्पस्कुलर थ्योरी अपनी निकाली डेस्कार्ट्स के थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए। तो न्यूटन की बात, उस समय न्यूटन बड़ा फेमस था, हाइजेंस हमारा फेमस नहीं था। हाइजेंस भाई हमारा हार गया। हाइजेंस भाई
चिल्लाता रहा भाई साहब, मेरी मान लो वेव थ्योरी, मैं बोल रहा हूँ वेव थ्योरी होती है। लोगों ने मना कर दी, लोगों ने कहा हमारा न्यूटन है जिंदाबाद। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, बार्थोलिनस। ये थे गेम चेंजर। बार्थोलिनस ने 1669 में डबल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन क्रिस्टल का एक फिनोमेना उन्होंने सामने रखा। डबल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन क्रिस्टल, इस चीज का उन्होंने एक फिनोमेना लोगों के सामने रखा 1669 में बार्थोलिनस ने। फिर बार्थोलिनस जो है उसने सबके सामने रख दिया। उसने कहा भाई साहब ये ऐसा फिनोमेना होता है, समझा दो कैसे होता है। लोगों ने ही पूछा भाई साहब कैसे होता। तो उसी के करीबन 10 साल बाद 9 साल बाद हाइजेंस आके आए, और हाइजेंस ने बढ़िया अपना होमवर्क करके आए थे घर से। उन्होंने कहा भाई साहब ये लो, ये पकड़ो, और ये रही तुम्हारी डबल क्रिस्टल वाली थ्योरी, और ये मेरी वेव थ्योरी से प्रूव हो सकती है। और हाइजेंस ने 1678 में आके बार्थोलिनस की थ्योरी को प्रूव कर दिया। जो बार्थोलिनस ने देखा वो हाइजेंस ने आके प्रूव कर दिया 1678। उसी के 10 साल बाद न्यूटन रह गए। अब क्योंकि न्यूटन जी तो वो फेमस थे, लोग जानते थे उन्हें, हाइजेंस को कोई जानता नहीं था बेचारा। वो चिल्लाता रह गया, अभी भी चिल्ला रहा था भाई साहब मेरी वेव थ्योरी है, मान लो मेरी वेव थ्योरी है। ये बार्थोलिनस जो है इसकी चीज मैंने प्रूव करी है, मैंने, सुनो मेरी। न्यूटन कुछ नहीं बोला, क्योंकि भाई साहब ये वाली चीज जो थी ये सिर्फ वेव थ्योरी से प्रूव हो सकती थी, और वो उसने कर दी। अब क्योंकि न्यूटन का नाम था, न्यूटन का सिक्का चलता था, तो न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने कुछ नहीं किया, जो किया लोगों ने किया। लोगों ने न्यूटन की बात मानते रहे और हाइजेंस को नकारते रहे। फिर उसके बाद अब आप ये समझ लीजिए कि एक चेला ही आ गया उनका, हाइजेंस का। अब उसके 100 साल बाद तक करीबन कुछ नहीं हुआ। उसके 100 साल बाद तक कोई ऐसा फिनोमेना नहीं देखा गया जिससे वेव थ्योरी को और आगे बढ़ाया जा सके। फिर इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए आए हमारे एक और साइंटिस्ट, यंग, थॉमस यंग, 1801 में, 100 साल बाद यंग आए। और जैसा कि आपको अब इस नाम से याद आ गया होगा, हम यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। तो यंग जो है, यंग ने आगे अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सामने रखा लोगों से कहा भाई साहब ये रहा मेरा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट सिर्फ वेव थ्योरी से प्रूव हो सकता है, और जो मेरे हाइजेंस बाबा ने दी थी। हाइजेंस बाबा तो 100 साल बाद अब तो मर ही गए होंगे। तो अब क्या हुआ, यंग्स आके चिल्लाने लगा भाई साहब देख लो मेरा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख लो आगे, जो चीज साउंड वेव्स के लिए होती है, जो चीज वाटर वेव्स के लिए होती है, वही चीज लाइट के लिए हो रही है। इसका मतलब क्या समझोगे? लाइट जो है वो एक वेव है। उसी के 9 साल बाद पोलराइजेशन देखा गया लोगों के बीच। लोगों ने देखा भाई साहब पोलराइजेशन भी होता है। यंग जब आए, यंग ने देखा तो यंग ने बताया था डिफ्रैक्शन जो आप पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन, वो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना जो है लाइट भी शो कर रही थी, जो डिफ्रैक्शन सिर्फ वेव थ्योरी से समझाया जा सकता था। तो अब न्यूटन के जो है दिक्कत आने लगी। अब जैसे ही यंग्स ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, अपना कौन सा एक्सपेरिमेंट, YDS, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसे यंग्स ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो उसके 100 साल तक, यानी इधर से 100 साल तक हाइजेंस का दबदबा रहा। जो हाइजेंस 100 साल पहले थ्योरी देके गया था, अब हाइजेंस का दबदबा था। भाई साहब न्यूटन पिछले 150 साल से आए ही नहीं है सामने, तो अब दबदबा किसका होगा? और उसके बाद भी वेव, तौबा वेव वाली चीजें सामने आ गई। जो चीज से वेव से हो सकती थी, जो चीज से वेव से समझाई जा सकती थी, वो आ रही थी 100 साल बाद सामने। अब इंसान क्या करता? मानना पड़ा कि भाई साहब वेव जो है, अब लोगों ने मान लिया कि लाइट जो है वेव है, लेकिन कुछ एक दिमाग के एक कोने में लोगों के आज भी था कि भाई साहब लाइट वेव कैसे है? इतने सारे जो हमने ये चीजें देखी, ये वाली चीजें क्या पागलपंती की थी? हमें पागल बना रहे थे लोग। ये वाली चीजें ये हमें पागल बनाने के लिए थी। हम पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ के आए हैं भाई, लाइट ऐसे कैसे वेव हो सकती है? लेकिन यंग्स की बात तो माननी पड़ेगी। उसने सामने एक्सपेरिमेंट करके देखा, चौराहे पे खड़े होकर उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने बोला भाई साहब देख लो मेरा एक्सपेरिमेंट, लोगों ने माना। फिर उसके बाद समय आया स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करने का। इसके बाद एक बड़ा नाम आया मैक्सवेल का, 1860 में। मैक्सवेल जो थे वो अपनी थ्योरी, अपनी जो उनकी 4 इक्वेशन थी, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
उन 4 इक्वेशन का इस्तेमाल करके पहले तो वो लोगों के सामने आए और लोगों को ये सांत्वना दी, लोगों को समझाया कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेव है और वो वेव की स्पीड से जाती है, और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मिश्रण है। उन्हें मैक्सवेल ने ये लोगों को कैसे भी समझा दिया, सांत्वना दे दी, दिमाग में घुसेड़ दिए लोगों के कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और तुरंत ही उसके बाद उन्होंने अपनी 4 इक्वेशन लिखी। उन 4 इक्वेशन को इधर उधर कर करा के कैसे भी उन्होंने उस लाइट की स्पीड निकाल दी। और स्पीड क्या निकल के आई? स्पीड निकल के आई 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के लगभग बराबर थी। बोले कि भाई साहब देख लो, ये रही स्पीड 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है वो भी 2.99 इंटू लगभग उसी के बराबर है। तो जो इनकी थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड के बराबर आ रही थी। अब तो लोगों को मान नहीं था। लोग बोले कि भाई साहब बात तो सही बोल रहे हो कि अब क्या करें, इनने भी एक्सपेरिमेंट कर दिया, पोलराइजेशन भी हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, तुमने स्पीड निकाल के दे दिया, इससे ज़्यादा और क्या सबूत मांगेंगे। लाइट जो है वेव होगी। अब उस समय लोगों के दिमाग में बैठ गया कि भाई साहब लाइट जो है वेव है, पार्टिकल आके अब तुम आप लोग उससे जाके पूछते कि भाई साहब ये बताओ लाइट जो है पार्टिकल है, एक थप्पड़ पड़ता बेटा। कोई नहीं बोलता कि वहां पे उस समय की, इस समय 1860 के आसपास कोई नहीं बोलता कि लाइट वेव है, वो लाइट पार्टिकल है। हर कोई यही चिल्ला था, सब पागलों की तरह घूम रहे थे, सब कह रहे थे भाई साहब, बिल्कुल खुशी मना रहे थे कि अरे भाई साहब लाइट वेव है, लाइट वेव है, पता चल गया, ये सब पागलपंती थी, ये सब तो हम देख लेंगे, छोड़ देंगे इन सबको, अब तो लाइट वेव है। चिल्ला रहे थे 10 साल तक चिल्लाया। 1850 से 1900 के बीच में 1850 से 1900 के बीच में 50 साल तक लोग चिल्लाते रहे। वहां पे एक्सपेरिमेंट होते रहे खूब सारे। हीट और थर्मोडायनेमिक्स आप देखेंगे तो इसी समय 1850 से 1900 के बीच में यही समय था जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स डेवलप हुई थी। केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स की सारी चीजें डेवलप हुई थी। बहुत सारे फिनोमेना इस समय डेवलप हो रहे थे। लोग खुशी ही मना रहे थे। 50 साल लोग उछल कूद कर ही रहे थे, लोग अपना जीवन बड़ी खुशी खुशी बिता रहे थे। तभी बीच में एक चीज आ गई, एक फिनोमेना आ गया। भाई दुनिया है, बढ़ती जाती है। तभी बीच में एक फिनोमेना आ गया, और वो फिनोमेना था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लोग खुशी मना ही रहे थे, खुश हो रहे थे, काफी गले मिल रहे थे, क्रिसमस मना रहे थे, दिवाली मना रहे थे, खूब पटाखे फोड़ रहे थे। तभी बीच में ये नाश मिटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गया। अब क्या करें? अब भाई साहब ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या? अक्सर जो है जनरली हम देखते हैं तो हर बॉडी हर टेम्परेचर पे या तो रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती है और रेडिएशन इमिट भी करती है। लेकिन ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है, आइडियल बॉडी है, जो पूरी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगी या फिर पूरी रेडिएशन निकाल देगी। द परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड द परफेक्ट इमिटर इज अ ब्लैक बॉडी। और ये जो है आइडियल केस होता है फिजिक्स में, जो हम देखते नहीं है अब, क्योंकि हम सारी चीज़ें आइडियली पढ़ते हैं, आइडियल को लेकर के हम रियल की तरह पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा कार्नोट इंजन भी है। कार्नोट इंजन जो है वो आइडियल केस है, आइडियल इंजन है, उसकी एफिशिएंसी 100% है, मैक्सिमम है उसकी एफिशिएंसी। लेकिन आज आप इंजन बनाओगे, कोई भी देखोगे तो आपको 50 से ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी नहीं। हो सकता है 50-52 मिल जाए, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती नहीं। तो हम पहले आइडियल की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम फिर रियल में बढ़ते हैं आगे कि रियल में क्या होने वाला है। तो इस समय ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गया, ब्लैक बॉडी आ गई। अब हुआ क्या, ब्लैक बॉडी आई, अब इंटेंसिटी जो अब उस समय एक ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम होता है BBS, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो बॉडी जो जिस बॉडी से आप, जिस बॉडी को आपने ब्लैक बॉडी माना है, जिस बॉडी से इंटेंसिटी निकल रही है उसका वेवलेंथ के साथ कर्व, वो कर्व जो होता है वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम होता है। अब उस स्पेक्ट्रम को समझाना, वो स्पेक्ट्रम को समझाना जो है वो वेव थ्योरी के बस में नहीं था। खूब लगे रहे खूब लगे रहे यंग्स लगे रहे, मैक्सवेल लगे रहे, खूब लगे रहे लोग, लेकिन कभी ये लोग वेव थ्योरी से इस चीज को एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता था। तभी बीच में 1900 में प्लैंक आए। प्लैंक ने मौका ढूंढा, प्लैंक ने कहा मैं अपनी एक अलग थ्योरी दूंगा। प्लैंक आए, प्लैंक ने बोला कि भाई साहब देख लो,
पागलों की तरह तो वैसे ही घूम रहे हो तुम लोग, तो मेरी थ्योरी रख लो। लोग बोले क्या है तुम्हारी थ्योरी? बोले प्रैंक बोले कि मेरी थ्योरी ऐसी है कि लाइट जो है ना वो कंटिन्यूअस वेव नहीं है, वो जो है वो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में आगे जाती है डिस्क्रीट फॉर्म में। जो हम पढ़ते प्लैंक्स ने डिस्क्रीट क्वांटम, एक क्वांटा का उन्होंने एक टर्म दिया था हमारे सामने, क्वांटा, जिसका मतलब पैकेट्स होता है। तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब जो लाइट जो है ना वो कॉन्टिन्यूस वेव ना हो करके वो कॉन्टिन्यूस वेव ना हो करके वो एक डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी में जाती है आगे, अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों पैकेट ऑफ एनर्जी में जाती है, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, वो एनर्जी इमिट भी हो सकती है। और लोगों ने कहा यार बात तो ठीक ठीक है। प्लैंक ने बोला देखो मेरे पास फॉर्मूला है अपना, मेरा फॉर्मूला से देख लो ये वाली चीज़ प्रूव हो जाएगी ब्लैक बॉडी वाली। तो बोले कि भाई साहब अब इसके बाद तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचते ही नहीं है, और कोई साइंटिस्ट आ नहीं रहा है, वेव थ्योरी से हो नहीं रहा है, तो अब तो यार यही मानना पड़ेगा। और ये मान लिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि लोगों ने पार्टिकल थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई पार्टिकल ही तो हो गए। अब आप इस समय 1900 के दशक में आप उन लोगों के पास जाते और 1900 के दशक में उन लोगों से पूछते भाई साहब लाइट जो है ना वो ट्रेवल कैसे करती है, तो आपको जवाब मिलता भाई साहब पता नहीं लाइट ट्रेवल कैसे करती है, बस ट्रेवल कर जाती है। तो पता नहीं कैसे कर जाती है, मतलब ऐसा होता है एक बॉडी है वो इमिट करती है पार्टिकल के फॉर्म में, ट्रेवल करती है वेव के फॉर्म में, और दोबारा से बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है पार्टिकल के फॉर्म में। पता नहीं भाई साहब क्या चल रहा है। उस समय हालात ये थे कि अगर आप लोगों से पूछते भाई साहब लाइट जो है पार्टिकल है या वेव है, तो कहते भाई साहब मंडे थर्सडे और वेडनेसडे को तो पार्टिकल हो जाती है और बाकी दिन जो है वो वेव हो जाती है, और संडे को भाई साहब कुछ नहीं होती, संडे को उसका जो मन करता है वो हो जाती है। ये हालत थी उस समय, लोग पागल हो रहे थे, लोग बिल्कुल अपनी मौत ढूंढ रहे थे, मेरे को मरने को जगह मिल जाए कहीं। तभी इन बेचारे साइंटिस्टों को तो दया आती नहीं है, रहम नहीं आया। तभी एक जाना माना नाम आया सामने 1905 में, आइंस्टीन का नाम आया। इस आदमी को जरा भी रहम नहीं आई लोगों पे, लोग जाने दे रहे थे, लोग पागल हो रहे थे, लोग इस बात का जवाब ढूंढ रहे थे भाई साहब मुझे बता दो कैसे भी, मेरी मौत से पहले बता दो कि लाइट जो है वेव है कि पार्टिकल है। इस आदमी को जरा सी भी दया नहीं है। इस आदमी ने सबको चौराहे पे इकट्ठा किया, सबको चौराहे पे इकट्ठा करके बुलाया और सबके सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम फिनोमेना पढ़ते हैं, जो कि पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो वाला फिनोमेना इस आदमी ने सबके सामने चौराहे पे किया। उसी समय बेटा मौतें हो जाती काफ़ी, लेकिन बच गए कैसे भी। तो हुआ क्या, आइंस्टीन जो था, आइंस्टीन ने आगे 1905 में अपना एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे दिया, और उसी के बाद 1907 में 2 साल बाद लोग अभी सुधर ही नहीं पाए थे, उन्हें सदमा लगा ही था कि भाई साहब वेव से हमें पार्टिकल समझना है। लोगों को एक और धचका देने आ गए डीवाई। अब लोग जो है दीवार में सिर मार रहे थे बेटा, दीवार में वो अपनी मौत ढूंढ रहे थे, उन्हें कैसे मारा जाए, वो कैसे मरे। वो ऐसे बिल्कुल ज़ॉम्बीज होते उनकी तरह घूम रहे थे, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं था। अब भाई आप उनसे पूछते जाके भाई साहब लाइट जो है वेव है या पार्टिकल, आप इस समय में जाके पूछते उनसे भाई साहब लाइट जो है वो वेव है या पार्टिकल है, तो बेटा वो कोई जवाब नहीं देते, उनके पास कोई शब्द नहीं होते, वो बिल्कुल बैठे होते। वो कह रहे थे भाई साहब अभी तो और सदमे लगना बाकी, अभी हमें मौत इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उसी के कुछ सालों बाद कॉम्पटन आ गए। कॉम्पटन ने अपना एक्सरे एक्सपेरिमेंट कर दिया, एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कॉम्पटन ने आगे अपना एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर दिया। अब सब लोग पागलों की तरह घूम रहे थे, सबने कहा भाई साहब अब नहीं। और ये तीनों फिनोमेना जो आप देख रहे हो, ये वाले तीनों फिनोमेना ये सिर्फ पार्टिकल थ्योरी से ही समझाए जा सकते थे। जब तक आप लाइट को एक पार्टिकल नहीं मानोगे तब तक ये वाली थ्योरी आप नहीं समझ सकते, इन सारी चीज़ों को नहीं समझाया जा सकता। और जब तक आप वेव थ्योरी नहीं मानोगे तब तक डिस्पर्जन का गया, पोलराइजेशन, डिस्पर्जन, ऐसे फिनोमेना नहीं समझाए जा सकते। अब लोग पागलों की तरह घूम रहे थे।
हाइजेंस ने बहुत पहले कह दिया था भाई साहब मेरी वेब थ्योरी मान लो, लेकिन उस आदमी को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई। उसके 100 साल बाद कहीं जाके यंग्स ने उसकी बातें प्रूव करी, तब जाके उसे इंपॉर्टेंस मिली थोड़ी बहुत। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, लोग पागल हो रहे थे, घूम रहे थे पागलों की तरह, तभी एक समझदार आदमी आया, और उस समझदार आदमी का नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली बड़ा समझदार था। उसने लोगों का पागलपन समझा। उसने समझा लोग जो है इसी बात के लिए तो पागल है कि हम लाइट को वेव माने कि पार्टिकल माने। भाई इसी बात के लिए तो पागल है? लाइट को हम वेव माने कि पार्टिकल माने, इसी बात की जद्दोजहद थी उस समय। तो डी ब्रोगली ने आके मौका पकड़ा और मौका वारदात पे वो पहुंच गए। एक साल बाद 1923 से 1924 में डी ब्रोगली आए, और 1924 में डी ब्रोगली ने आके अपनी वेव पार्टिकल डुअलिटी का कंसेप्ट दे दिया। 1924 में आके उन्होंने अपनी वेव पार्टिकल डुअलिटी का कंसेप्ट दे दिया बिना किसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के। उन्होंने कहा भाई साहब जो लाइट जो है ना, वो लाइट ना तो वेव है पूरी ना पार्टिकल। उन्होंने जो है उन्होंने एक्चुअल में किया क्या था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को भी, उन्होंने कहा अकेले फोटॉन्स नहीं है, अकेले फोटॉन्स नहीं है जो इस दुनिया में, अकेले फोटॉन्स ही नहीं है जो सिर्फ वेव और पार्टिकल दोनों चीज़ें शो करते हैं। वेव थ्योरी पे भी एप्लीकेबल हो जाती है और पार्टिकल थ्योरी पे भी एप्लीकेबल हो जाती है, ऐसा अकेला फोटॉन नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे पार्टिकल्स भी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, एटम हुआ, ये भी कुछ ऐसे पार्टिकल है जो वेव पार्टिकल डुअलिटी को फॉलो करते हैं, तो इसमें ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इन सारी चीज़ों को समझाते हुए एक फॉर्मूला दिया जो हम पढ़ते हैं, mvr = nh/2π, और ये 2πr = n लैम्डा। ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ जो भी पार्टिकल की एक दुनिया होती है, एक वेव की अलग दुनिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई दुनिया नहीं है। आप ये समझ लो, लाइट या तो पूरी तरह से पार्टिकल है या लाइट पूरी तरीके से वेव है, इसके बीच में कुछ नहीं है। तो लाइट जो है या तो पार्टिकल या वेव। तो डी ब्रोगली ने बड़ी समझदारी से, जो हम, आप ये फॉर्मूला याद होगा, 2πr = n लैम्डा। तो डी ब्रोगली ने जो है, जो पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, मास, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मास, वेलोसिटी और मोमेंटम पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने कनेक्ट कर दिया वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लैम्डा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी न्यू। तो मास, वेलोसिटी और मोमेंटम को उन्होंने इन दो क्वांटिटी से, लैम्डा और म्यू से कनेक्ट करके ये शो कर दिया कि लाइट जो है वो वेव पार्टिकल डुअलिटी को फॉलो करती है। अब इसके बाद लोगों ने, अब लोगों के थोड़ी बहुत सांस आई, लोगों ने कहा ये बात ठीक है, वेव पार्टिकल डुअलिटी ये ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मंडे को आके कोई आके चिल्ला रहा है भाई साहब देख लो मेरा डिफ्रैक्शन हो गया, देख लो मेरा पोलराइजेशन हो गया, और कल को आदमी जाके कहे भैया भैया देख लो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं था। अब ये था कि भाई साहब वेव पार्टिकल डुअलिटी, लाइट दोनों तरीके से बिहेव कर सकती है एज पर सिचुएशन। फिर उसी के 3 साल बाद 1927 में थॉमसन आए, डेविसन और जर्मन आए। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया, और अपने वेरिफिकेशन में इन्होंने इन डी ब्रोगली के द्वारा दिए गए फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया, और वो सारे फॉर्मूले बराबर एप्लीकेबल हो रहे थे और सारे बिल्कुल कंडीशनें सेटिस्फाई कर रहे थे। तो इनके करने से ये जो है ये देवता थे डी ब्रोगली के लिए, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया डी ब्रोगली की इन सारी इक्वेशन को, जो डी ब्रोगली ने इक्वेशन दी थी, ये देवता थे डी ब्रोगली के लिए। तो इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया। और आज का समय है, कब वो समय था जब लाइट ये सारी चीज़ें शो करती थी, जिसमें हमें स्पीड भी नहीं पता थी। स्नेल्स आए, स्नेल्स ने आके पार्टिकल थ्योरी दी, उन्होंने 4 चीज़ें समझाई। फिर उसके बाद डिस्कार्ट्स आया, हाइजेंस आया, न्यूटन ने समझाया, बार्थिलोनास आया, उन्होंने इन सारी चीज़ों को, इन सारे लोगों की मेहनत से आके तब जाके इस आदमी ने इन सारी चीज़ों की अहमियत समझी। इस बीच लोगों की मृत्यु दरें देखी गई। इस आदमी ने देखा कि लोग मर रहे हैं, लोग मौत ढूंढ रहे हैं, तो मैं क्यों ना एक ऐसी थ्योरी आगे लाऊं जिससे मौत कंट्रोल की जा सके। तो इस आदमी को भगवान माना गया।
और इसी आदमी को भगवान मान करके आज हम इसी आदमी की सारी थ्योरी पढ़ते हैं, और इस आदमी की सारी थ्योरी आज भी एप्लीकेबल हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइट अभी हम पूरा पढ़ चुके हैं, लाइट जो है बहुत सारे फिनोमेना दिखाती है, बहुत अलग अलग हम रोज डिस्कवर करते हैं। लेकिन जो चीज़ें सबसे अभी जो भी सारी चीज़ें हुई हैं वो इस चीज़ से, इस वेव पार्टिकल डुअलिटी से एक्सप्लेन की जा सकती है। तो हमारे पास जो है अभी बहुत हम सुखी चैन में हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है आप, और ये सारी चीज़ें जो है ऐसे हमारे पास लाइट आई थी, और आज हम तब जाके वेव पार्टिकल डुअलिटी को देख पा रहे हैं अच्छे से। तो आज तो ये सारा चैप्टर जो है ऐसा, ये पूरे एक चैप्टर की एक पटकथा है कि ये चैप्टर हमारे अब आप समझ रहे होंगे हम वेव ऑप्टिक्स क्यों पढ़ना चाहते हैं, वेव ऑप्टिक्स हमारे सिलेबस में क्यों आया। वेव ऑप्टिक्स, और सोचिए वेव ऑप्टिक्स तो कितना छोटा चैप्टर है, हमें तो सिर्फ ये पढ़ना है जो सबसे मेन है, ये है, और पोलराइजेशन है। हम तो 1801 से 1810 के बीच के युग की बात करेंगे इस किताब में, और हाइजेंस थोड़ा बहुत बता देगा। हाइजेंस हम सिर्फ इन दो आदमियों को डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, इन दो आदमियों का डिस्कशन होगा बस। और ये जो बाकी इन लोगों ने की, इसने तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके, तो इन सारे लोगों की हम चीज़ें नहीं पढ़ने वाले। कॉम्पटन का एक एक्सरे एक्सपेरिमेंट और पढ़ लेंगे, डी ब्रोगली पढ़ लेंगे बस। तो वेव पार्टिकल जो है अब आपको समझ में आएगा कि वेव ऑप्टिक्स हम क्यों पढ़ने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स इतनी जरूरी क्यों है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसकी पूरी पटकथा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा कि कैसे इस चैप्टर की शुरुआत करनी है, और हम शुरुआत करेंगे अगली वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे से शुरू करेंगे, इसी मज़ेदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। एक स्टोरी आप लोगों को बतानी थी, पटकथा बतानी थी, तो वो बता दी है। अब चैप्टर आसानी शुरू करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी।